गुड इवनिंग फ्रेंड और गुड आफ्टरनून, जब भी आप देख रहे हैं। तो हम सॉल्व कर रहे थे जो विवेक सर की इस ईयर की जो 2024 में विवेक सर ने इको 450 निकाला है इकॉनमी के लिए। एवरी ईयर विवेक सर एक्चुअली ये निकालते हैं जो इकॉनमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रीलिम्स इस बार देने जा रहे हैं, मतलब 2024 में। और हमको पता है जो इकॉनमी का पोर्शन होता है ना प्रीलिम्स में, वो अराउंड 20 से 24 क्वेश्चन तक इकॉनमी से आते हैं। मीन्स अगर आप मिनिमम समझ सकते हैं कि 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा इकॉनमी से। और अगर आपने इन 450 एमसीक्यू को सॉल्व कर लिया ना, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके प्रीलिम्स एग्जाम में। और आपको डायरेक्टली इस पोर्शन से क्वेश्चन, ये इस पीडीएफ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। सो इसमें जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल पीवाईक्यू को कंसीडर करके बनाया गया है। मैंने खुद सॉल्व किया और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि सर ने बहुत मेहनत की है। ओके, तो हम मनी एंड बैंकिंग सॉल्व कर रहे थे और उसको हमने 130 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है। सो अब आज हम जो सॉल्व करेंगे वो जीडीपी का पोर्शन सॉल्व करेंगे। ओके, सो इसमें जो ये 450 एमसीक्यू है विवेक सर का, इसमें इकोनॉमिक सर्वे भी विवेक सर ने मतलब विवेक सर ने इसमें इंक्लूड किया है। फिर बेसिक पार्ट और स्टैटिक पार्ट भी है, फिर करंट अपडेट भी। मतलब ये पूरा वन स्टॉप सोल्यूशन होने जा रहा है आपकी इकॉनमी के लिए। तो आप इसे इग्नोर तो नहीं कर सकते शायद मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको पढ़ना है, इसको अच्छे से सॉल्व करना है। चाहे अगर आपको मेरा वीडियो ना भी पसंद आए तो आप खुद से सॉल्व कीजिए इसे, बट सॉल्व कीजिए, क्योंकि बिना इकॉनमी के आपका बेड़ा पार नहीं हो सकता। तो ये 2024 प्रीलिम्स के लिए था है। तो अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम आज सॉल्व करेंगे मनी, जो ये माइक्रो इकोनॉमिक जो फंडामेंटल या जीडीपी है या इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के बारे में है। तो 34 क्वेश्चन है और आप 34 क्वेश्चन का भी लेवल देखिएगा। आप जनरली लाइक ही करेंगे इसको, क्योंकि डिसलाइक करने का कोई रीज़न ही नहीं है। सर ने इवन पीवाईक्यू भी जो रिपीट हो सकते हैं उनको इंक्लूड कर लिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मतलब करके जाना कैसे भी। ओके, तो ये मैंने इंक्लूड किया है आपको कुछ समझाने के लिए। अभी देखते हैं वो क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेहनत तो थोड़ी लगती है। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जीडीपी और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहली बात ये कह रहा है, इट इज़ द सम टोटल ऑफ डोमेस्टिक फाइनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स। आई नो ये स्टेटमेंट अभी समझ में नहीं आएगा, तो पहले हम समझते हैं कि जीडीपी है क्या। एक बेसिक मतलब बहुत ही फास्ट में समझ लेते। तो आप समझ सकते हो कि जीडीपी जो है ये क्या है। इट इज़ अ मार्केट वैल्यू। अब जैसे मार्केट वैल्यू कहा तो आपको तुरंत माइंड में आना चाहिए कि इट विल इंक्लूड द टैक्स एंड सब्सिडीज। ओके, सो इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस दोनों इंक्लूड होंगे, फाइनल लेवल पर इंक्लूड होंगे, मतलब इंटरमीडिएट गुड नहीं इंक्लूड होंगे। तो इट इज़ अ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर अब क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया विद इन 1 ईयर, तो यूजली 1 ईयर। ओके, तो अब हम देखते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड कि डोमेस्टिक टेरिटरी जो होती है, इट नॉट ओनली इंक्लूड द पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ इंडिया। लाइक पॉलिटिकल टेरिटरी भी सेंड है, तो मान लो ये इंडिया का मैप है। ओके, सॉरी, अब तो ये इंडिया का मैप है हमारा। तो ये पॉलिटिकल टेरिटरी, यहाँ पर कुछ जो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड हो गया, यहाँ पर लक्षद्वीप हो गया। तो ये केवल इतना ही नहीं इंक्लूड किया, और क्या क्या इंक्लूड करता है देखते हैं हम यहाँ पर, इसीलिए मैंने वो स्लाइड लगाई हुई है। ये देखिए, जो जो ये आप यहाँ पर ऐसे रहने चाहिए, डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक और डोमेस्टिक टेरिटरी आर द सेम, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। तो ये क्या क्या इंक्लूड करेगा देखते हैं। पॉलिटिकल बाउंड्री मतलब दिस बाउंड्री, इट इज़ अ पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ एनी नेशन विद द बाउंड्री ऑफ द इंडिया। ओके, सो पॉलिटिकल बाउंड्री वही इंक्लूड होते हैं जो लैंड बाउंड्री होती है किसी नेशन को, उसको हम पॉलिटिकल बाउंड्री कहते हैं। तो इट इज़ द पॉलिटिकल बाउंड्री, तो पॉलिटिकल बाउंड्री इंक्लूड होगा। तो इट इज़ अ पॉलिटिकल बाउंड्री, इट इंक्लूड डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड द पॉलिटिकल बाउंड्री।
फिर हाई कमीशन या एम्बेसी और मिलिट्री बेस लोकेटेड इन ओवरसीज, मतलब अगर कोई जैसे कि मिलिट्री बेस है और वो मान लीजिए अफ़गानिस्तान में है, इंडियन मिलिट्री बेस अफ़गानिस्तान में है ना, तो वो जो मतलब वो भी एक सर्विस तो प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो वो इंडिया के जीडीपी में इंक्लूड होगा। समझ रहे हो? तो अफ़गानिस्तान में इंडिया का मिलिट्री बेस है तो वो इंडिया की जीडीपी में इंक्लूड होगा। या फिर अगर जैसे कि इजराइल में इंडिया की एम्बेसी है तो वहाँ पर एम्बेसी में जो लोग काम कर रहे हैं उनके सर्विस भी इंडिया के जीडीपी में इंक्लूड होगा। सॉरी। और या फिर कोई मान लीजिए जैसे कि ये इंडिया हो गया और ये इजराइल हो गया, और या फिर मान लीजिए कि तो इंडिया से इजराइल के बीच जो एयरलाइन चलेगी या फिर जो शिप चलेगा वो भी इंडिया का, अगर वो इंडियन रेसिडेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, इंडियन रेसिडेंट उसमें काम कर रहे हैं, तो वो भी इंडिया के जीडीपी में इंक्लूड होगा। या फिर ये यूके हो गया, मतलब यूनाइटेड किंगडम, और ये यूएसए हो गया, और इसके बीच में अगर कोई इंडियन रेसिडेंट अपना एयरलाइन चला रहा है या अपना शिप कार्गो चला रहा है ट्रांसपोर्ट और एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, या फिर कोई सर्विस दे रहा है, तो भी वो इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा अगर वो इंडियन रेसिडेंट है तो। ओके, तो ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, तो वो मैंने बता दिया कि जो शिप है या फिशिंग वेसल है या एयरक्राफ्ट है ऑन बाई इंडियन रेसिडेंट, either is operated in India or outside the India between the two countries of any in the globe, or in the you can say between the any two countries, they will, if it is owned by the Indian resident, it will be considered as a domestic territory of India or GDP of India. ओके, सो ये करेक्ट हो गया। तो इसमें इतना डोमेस्टिक टेरिटरी में ये सब इंक्लूड होता है, जितना आप तक मैंने बताया वो आप याद रखना। फिर ये कह रहे हैं क्या इंक्लूड नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी अगर जैसे कि हमारी एम्बेसी अगर इजराइल में है तो वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा, तो जो इजराइल की एम्बेसी इंडिया में होगी वो इजराइल के डोमेस्टिक जीडीपी में इंक्लूड होगा। तो जो इंडिया में एम्बेसी किसी भी नेशन की है उनको माइनस करना पड़ेगा जीडीपी में। समझ रहे हो? या फिर जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इनको भी हमें जीडीपी से माइनस करना पड़ता है, तो ये आप बिल्कुल याद रखना। ओके, और ये जो मैंने बताया वो फर्स्ट टाइम में बताया था कि अगर यूके और यूएसए के बीच में कोई इंडियन रेसिडेंट कोई भी सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, चाहे वो कार्गो सर्विस या एयरलाइन सर्विस, तो इंडिया के जीडीपी में काउंट होगा, क्योंकि वो रेसिडेंट जो है वो इंडिया का है, तो इसलिए वो इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा। ये भी आपको याद रखना है। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हैं कि व्हाट बिसाइड द वी कैन से दैट कि पॉलिटिकल बाउंड्री व्हाट इंक्लूड द डोमेस्टिक टेरिटरी, तो टेरिटोरियल वाटर ऑफ द कंट्री, टेरिटोरियल वाटर मतलब ये हो गया, तो कुछ जैसे 12 नॉटिकल मील तक हम टेरिटोरियल वाटर मानते हैं। तो इट इज़ अ टोटल, यहाँ पर जो भी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, जो भी मतलब एक्सप्लोरेशन होगा, जो भी प्रोडक्ट निकाल मतलब एक्सप्लोरेशन हो, वो सब इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा। ओके, तो टेरिटोरियल वाटर ऑफ द कंट्री, शिप एंड एयरक्राफ्ट ऑन्ड बाई एंड ऑपरेटेड बाई रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री बिटवीन टू और मोर एयर, लाइक अ एग्जाम्पल इन्होंने दिए कि प्लेन्स जो है वो ऑपरेट किया गया एयर इंडिया द्वारा बिटवीन रसिया एंड जापान आर पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो समझ रहे हो ना कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में काउंट होगा अगर वो शिप और उसको चलाने वाला रेसिडेंट इंडिया का है, तो वो कहीं भी चल रही हो, तो जो भी वो गुड्स सर्विस प्रोड्यूस करेगा, जो भी वो इनकम अर्न करेगा, वो जीडीपी इंडिया की होगी। फिर यहाँ कह रहे हैं कि फिशिंग वेसल, ऑयल रिज, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट इन द इंटरनेशनल वाटर, वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में आएगा। जैसे फिशिंग बोट ऑपरेटेड बाय इंडियन फिशरमैन इन इंटरनेशनल वाटर ऑफ द इंडियन ओशियन कंसीडर एज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। लाइक जैसे कि मान लीजिए कि ये हाई सी एरिया है। ओके, ये मान लीजिए हाई सी एरिया है और यहाँ पर इंडिया है, तो इंडिया से फिशरमैन गए यहाँ पर फिशिंग करने, तो जो भी यहाँ पर मतलब क्योंकि वो रेसिडेंट कहाँ के, इंडिया के, तो वहाँ से जो भी वो लेकर आएंगे फिश जो पकड़ कर लेकर आएंगे या उनसे जो भी इनकम होगी वो जीडीपी इंडिया में काउंट होगी। याद रखना ये।
फिर एम्बेसी तो मैंने बता दिया कि एम्बेसी भी जो जिस कंट्री की होती है उस कंट्री के जीडीपी में काउंट होता है। ओके, तो आई थिंक अब समझ चुके होंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है कि रिगार्डिंग द डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी के बारे में बताना है हमको। तो ये कह रहा है कि इट इज़ द सम टोटल डोमेस्टिक फाइनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो पहले आपको यहाँ पर फोकस करना टोटल ऑफ डोमेस्टिक फाइनल। इट इज़ द सम टोटल ऑफ डोमेस्टिक, मतलब ये कह रहे हैं कि डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस किए गए हैं उन्हीं के कंजम्पशन को, समझ रहे हो, डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस किए गए हैं उन्हीं के कंजम्पशन को इंक्लूड कर रहा है और उन्हीं के इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर को इंक्लूड कर रहा है। तो अगर डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विस के कंजम्पशन को इंक्लूड कर रहे हो तो फिर आप इंपोर्ट क्यों काउंट करोगे? जब इंपोर्ट आपने कंज्यूम नहीं किया तो आप इंपोर्ट क्यों उसमें से माइनस कर रहे हो? समझ रहे हो? क्योंकि जब आप डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विस की बात कर रहे हो, सम आप टोटल ऑफ डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक गुड्स के कंजम्पशन और डोमेस्टिक गुड्स पर इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर, तो आप इंपोर्ट क्यों माइनस कर रहे हो? इंपोर्ट तो माइनस ही नहीं करना चाहिए। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया इस हिसाब से। ओके, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकेंड कह रहा है इट इज़ द सम टोटल ऑफ फाइनल डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर ओनली जो डोमेस्टिक प्रोड्यूस हुए हैं उन्हीं गुड्स को बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंपोर्ट गुड्स नहीं ले गया। वो इंपोर्ट गुड्स क्यों नहीं ले गए? क्योंकि यहाँ पर यही बात कर रहा है कि जो कंज्यूम किया गया या फिर जिस पे इन्वेस्टमेंट किया गया एक्सपेंडिचर, वो सब डोमेस्टिक गुड्स थे। तो और जो एक्सपोर्ट किया गया वो तो डोमेस्टिक प्रोड्यूस ही हुए थे। तो यस, इट इज़ अ जीडीपी, इट विल बी इंक्लूड द जीडीपी। तो ये याद रखना आप, ठीक है। अगर ओनली डोमेस्टिक गुड्स की कंजम्पशन की बात करेंगे, डोमेस्टिक गुड्स पे हम इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, तो हम इंपोर्ट को ऐड और माइनस नहीं करेंगे, समझ रहे हो। जब इंपोर्ट को हम कंज्यूमर में लाते हैं तभी। अगर हम फॉर एग्जांपल मैं फिर से आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कि हमको पता है कि जो कंजम्पशन मेथड होता है जीडीपी निकालने का, वो क्या होता है? सी प्लस आई प्लस जी, ओके, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये सी, जब यहाँ इंपोर्ट जानते हो क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि यहाँ कंजम्पशन में जब हम बोथ, मतलब चाहे वो डोमेस्टिक गुड्स हो या फिर इंपोर्टेड गुड्स हो, दोनों कंजम्पशन लेते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में भी यहाँ पर हम दोनों कंजम्पशन लेते हैं। और जो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यहाँ पर भी चाहे वो डोमेस्टिक प्रोड्यूस गुड पे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो या फिर इंपोर्टेड गुड पे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, उसको भी लेते, तभी वो हमको जीडीपी क्या है? जीडीपी वही है जो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में प्रोड्यूस हुई। तो वही पाने के लिए इसीलिए हमको इंपोर्ट माइनस करना पड़ता है। 1 मिनट। ओके, सो आउटसाइड से वॉइस आ रही थी इसलिए पोस्ट कर दिया था वीडियो। तो मैंने कहा कि जब यहाँ CIG हम बोलते हैं और जब यहाँ पर इंपोर्ट क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि कंजम्पशन में हम अब्रॉड इंपोर्टेड गुड्स भी ले लेते हैं, और चाहे इन्वेस्टमेंट हो चाहे एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, इनमें हम इंपोर्टेड गुड्स एंड डोमेस्टिक गुड्स दोनों ले लेते हैं। बट जीडीपी के लिए हमको पता होना चाहिए केवल डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने गुड या जो खुद मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी में गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उन्हीं को लेंगे। जो इंटरनेशनल गुड इंपोर्ट किया गया है इंडियन के द्वारा, वो हम जीडीपी में नहीं काउंट करते। तो इसीलिए यहाँ पर माइनस करके हम रियल जीडीपी अपना निकालते हैं। तो यहाँ पर जब ये कह रहा है, आप सेकेंड ऑप्शन में देखिए, जब ये बात कर रहा है कि टोटल फाइनल डोमेस्टिक, मतलब जब केवल डोमेस्टिक गुड्स ही खा रहे हैं, डोमेस्टिक गुड्स ही कंज्यूम कर रहे हैं, उस पर ही इन्वेस्टमेंट है, उस पर ही एक्सपेंडिचर है, तो केवल हम एक्सपोर्ट प्लस करेंगे ना, हम इंपोर्ट को माइनस क्यों करेंगे? समझ रहे हो। तो ये फार्मूला ये बता रहा है कि C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट ओनली। और C पर यहाँ पर आपको ये लिखना होगा कि ओनली इंक्लूड डोमेस्टिक गुड्स कंजप्शन, नॉट इंपोर्टेड गुड्स, ओनली इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक गुड्स, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन द डोमेस्टिक गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ डोमेस्टिक गुड्स। तो ये हो गई जीडीपी का कंप्लीटली,
समझ रहे हो? तो इसलिए 2 इज करेक्ट। और फर्स्ट क्यों रॉन्ग था? क्योंकि उसने सब कुछ किया, बट यहाँ पर उन्होंने कहा इंपोर्ट भी हम माइनस करेंगे। जब हमने इंक्लूड नहीं किया इंपोर्ट, तो इंपोर्ट माइनस कैसे कर सकते हो? तो इसलिए 2 करेक्ट। फिर 3 कह रहे हैं इट इज़ द सम टोटल ऑफ फाइनल कंजम्पशन। यहाँ डोमेस्टिक नहीं बोला है, तो इसका मतलब चाहे वो डोमेस्टिक हो और चाहे इंपोर्टेड हो, दोनों की बात कर रहा है। फाइनल टोटल फाइनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट चाहे डोमेस्टिक हो चाहे बाहर से आए अब्रॉड इन्वेस्टमेंट हो। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। यस, अब ये हमको इंपोर्ट इसमें से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने इंपोर्टेड गुड्स भी कंज्यूम किया है। तो हमें जीडीपी ठीक निकले, इसलिए हमको इंपोर्टेड गुड्स माइनस करना पड़ेगा, जिससे हमें पता चले कि कितने गुड्स एंड सर्विस इंडिया में प्रोड्यूस हुए हैं। ओके ओके, तो ये भी हमारा थर्ड जो है ये सही है। ओके, और फोर्थ क्या कह रहा है? इट इज़ द सम टोटल ऑफ फाइनल कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट। भाई जब फाइनल कंजम्पशन लिया तो आपने अब्रॉड वाले गुड्स को भी इंटर कर लिया, तो आपको माइनस इंपोर्ट, सॉरी इंपोर्ट कौन करेगा? इसलिए ये गलत है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा ओनली 2 एंड 3। आई होप बहुत मेहनत की है, आपको समझ में आया होगा। कि अब सेकंड देखते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे। कह रहा है कि इफ़ इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट होल्ड ट्रू। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो कौन सा स्टेटमेंट इनमें से पक्का सही होगा? तो इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब अगर 2011 में 100 रुपये की जीडीपी हुई थी, तो 12 में कितने की हुई? 110 की हो गई जीडीपी। रियल जीडीपी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। रियल जीडीपी इंक्रीज कितना हो गई? 10%। तो ये रियल जीडीपी इंक्रीमेंट हो गई, ये हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, तो कह रहे हैं रियल जीडीपी भी विल इंक्रीज। यस, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो रियल जीडीपी पक्का इंक्रीज होगी। ओके, फिर कह रहा है नॉमिनल जीडीपी विल इंक्रीज। ऐसा हो सकता है कि इन्फ्लेशन से नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज, मतलब जीडीपी इंक्रीज बता रहा हो, ज़्यादा बता रहा हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज होती है तो रियल जीडीपी और मतलब रियल जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। समझ रहे हो? तो ये इट इज़ नॉट अ नेसेसरी। लाइक अगर हम समझते हैं कि जैसे कि मान लो 11 में 100 रुपये का था और 12 में गया 120 का को मतलब जीडीपी हुई, तो हो सकता है कि 120 इसलिए बताया जा रहा है। 1 मिनट, मैं आपको ठीक से इसको समझाता हूँ जिससे आपको कभी कन्फ्यूजन ना हो। जैसे आप समझ लीजिए कि एक प्रोडक्ट 2011 में इंडिया ने प्रोड्यूस किया, ओके, और उसका 2011 में जो प्राइस था वो कितना था? 2 रुपये, 2p मान लेते हैं। तो एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, प्राइस 2 रुपये था। फिर 2012 आया हमारा, और 2012 आया, और फिर इंडिया ने एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, बट क्योंकि इन्फ्लेशन है तो 2 रुपये का क्या हो गया? प्राइस हो गया 3 रुपये का। तो अगर हम नॉमिनल जीडीपी यहाँ पर देखें तो ये तो मान लीजिए ये 2 रुपये के हैं, यहाँ जीडीपी ना, यहाँ जीडीपी कितने रुपए की? 2 रुपये की। बट यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ 3 रुपये की जीडीपी हो गई। बट क्या क्वांटिटी इंक्रीज हुई है? क्वांटिटी तो सेम ही है। तो ये इन्फ्लेशन के द्वारा जीडीपी ज़्यादा दिखा रहा है, मार्केट वैल्यू जीडीपी ज़्यादा दिखा रहा है। तो इट इज़ अ नॉट नेसेसरी कि नॉमिनल जीडीपी पक्का इंक्रीज होगी। समझ रहे हो? समझ में आया? तो हो सकता है कि इन्फ्लेशन के द्वारा नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो रही हो, तो इसलिए ये हमारा सेकेंड इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, फर्स्ट वुड बी करेक्ट अगर जीडीपी। अब जैसे फर्स्ट कैसे करेक्ट है? मान लीजिए जैसे सेम में अगर इंडिया एक प्रोडक्ट 2011 में प्रोड्यूस कर रहा था 2 रुपये के हिसाब से, ठीक है, और मान लीजिए 2012 आया और इंडिया ने 4 प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, ठीक है, लेकिन प्राइस जो हो गया वो डिफ्लेशन के कारण 1 रुपये हो गई। समझ रहे हो? तो प्राइस 1 रुपये, तो यहाँ पर 2 रुपये, और यहाँ पर कितने हो गए? 4 रुपये। तो जो क्वांटिटी है वो तो इंक्रीज हुई है ना। समझ रहे हो? तो रियल जीडीपी भी इंक्रीज हुई है। समझ रहे हो? तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा।
जब क्वांटिटी जो रियल जीडीपी होती है, आप इतना समझ लीजिए सिंपल सा कि जो रियल जीडीपी होगी वो वन क्वांटिटी पर फोकस करता है। रियल जीडीपी की 2011 में आपने कितना किया था, तो क्या 2012 में आपने क्वांटिटी वाइज इंक्रीज किया कि नहीं। फिर नॉमिनल जीडीपी जो होती है वो क्वांटिटी इनटू प्राइस की बात करता है। तो हो सकता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ ओनली इन्फ्लेशन के कारण दिखा रहा हो, समझ रहे हो। तो वो जो जीडीपी ग्रोथ है, सॉरी जीडीपी ग्रोथ जो है वो केवल इन्फ्लेशन के कारण दिखा रहा हो, तो इसलिए 2 इज इनकरेक्ट। अब थोड़ा जल्दी करेंगे। फिर कह रहे हैं रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी विल इंक्रीज, मतलब कह रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी विल इंक्रीज। नॉट मतलब ऑलवेज इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ नॉट मस्ट। मान लीजिए कि 6% से ग्रो हो रही थी, फिर अगले साल वो 4% से, लेकिन जो देखो यहाँ पर रेट ऑफ ग्रोथ तो डिक्रीज हुआ बट रियल जीडीपी तो इंक्रीज हुई है, वो इंक्रीज ही होगा ना, क्योंकि ग्रोथ तो पॉजिटिव ही है, तो जीडीपी तो इंक्रीज होती ही रहेगी, समझ रहे हो। तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इंक्रीज हो, समझ रहे हो। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इवन अगर डिक्रीज भी हुआ है फिर भी जीडीपी तो इंक्रीज हो ही रही है। जैसे एक इसको और एग्जांपल लेकर समझते हैं थोड़ा। जैसे आप मान लीजिए कि 2011 और 2012, फिर यहाँ पर 2010 मान लीजिए, ओके 1 मिनट, यहाँ पर 2010 मान लीजिए आप। तो आप मान लीजिए कि 2011 में क्या था कि 100 रुपये की जीडीपी हुई, 100 नहीं 10 ही मानते हैं, 10 ही मान लो यहाँ पर कि 10, सॉरी यार 10 रुपये की जीडीपी हुई, ओके। और 2011 में 20 रुपये की जीडीपी हो गई और इसमें 25 की हुई। तो अब कितना यहाँ इंक्रीज हुआ, यहाँ 100% इंक्रीज हुआ अगर आपको मैथ आती है। और यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ, बेरली 25%। तो रेट ऑफ ग्रोथ जो है जीडीपी की वो तो डिक्रीज हो गई ना, 100 से 25 हो गई, बट जो जीडीपी है ना वो 100, 20 और 25 मतलब जीडीपी तो इंक्रीज हो रही है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इकोनॉमिक ग्रोथ है, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो ही रहा है ना। देखो जीडीपी तो इंक्रीज हो रही है बट रेट ऑफ ग्रोथ डिक्रीज हो गया, 100 से 25% हो गया। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इकोनॉमिक ग्रोथ अगर इंक्रीज और डिक्रीज हो तो उसको रियल जीडीपी पे, रेट ऑफ ग्रोथ अगर इंक्रीज डिक्रीज हो तो उसका रियल जीडीपी पे कोई इम्पैक्ट पड़े। तो ये भी गलत, ये भी गलत। फिर कह रहे हैं इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, भाई एम्प्लॉयमेंट अदर फैक्टर पे डिपेंड करता है। 1 मिनट, ओके। सो आउटसाइड से वॉइस आ रही होगी तो प्लीज़ आप एयरफोन यूज कीजिए अगर कोई प्रॉब्लम हो, और थोड़ा मैनेज करना का ट्राई कीजिएगा। तो इसमें ओनली 1 करेक्ट है, हमने जैसे देखा था, ओके। हमने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब थोड़ा जल्दी करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। इफ़ अ कंट्री एक्सपीरियंसिंग रिसेशन देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। रिसेशन मतलब अगर जैसे 2011 में जीडीपी 100 की थी तो 2012 में जीडीपी 90 की हो गई। रियल जीडीपी की बात कर रहा हूँ, रिसेशन मतलब डिक्रीज इन द रियल जीडीपी, ओके। तो यहाँ पर कितना रिसेशन हो गया आपका 10%, अराउंड 10 या 10%, यस 10% रिसेशन हो गया। तो 10% जीडीपी डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो ये रिसेशन इसी को कहते हैं, मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर जो है जीडीपी वो कम प्रोड्यूस हुआ गुड्स एंड सर्विस, उसको रिसेशन कहते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए क्या है, अब ऑप्शन देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि डिक्रीज इन द रियल जीडीपी, यस रियल जीडीपी डिक्रीज हुई ना 100 से 19। फिर कह रहा है डिक्रीज इन द नॉमिनल जीडीपी, इट इज़ नॉट कंपलसरी, हो सकता है इन्फ्लेशन के कारण नॉमिनल जीडीपी तो इंक्रीज दिखाए बट रियल जीडीपी डिक्रीज हुई हो। तो 2 सेकेंड इज करेक्ट, इनकरेक्ट सॉरी। सो फिर कह रहा है डिक्रीज इन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी, जैसे पहले बताया, तो ये डिपेंड नहीं करता कि रिसेशन है या इकोनॉमिक ग्रोथ है रेट ऑफ जीडीपी में, क्योंकि अगर मान लीजिए डिक्रीज इन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी, अगर मान लीजिए जैसे कि 6% से जीडीपी ग्रो कर रही थी, अब 4% से कर रही है, लेकिन ग्रो तो कर रही है ना भाई, तो रिसेशन कैसे हो गया। रिसेशन मतलब जो जीडीपी निगेटिव में चली जाए, ग्रो ना करे, माइनस में चली जाए जीडीपी, तो उसको रिसेशन कहते हैं। तो लेकिन अगर 6% से रेट ऑफ ग्रोथ, तो यहाँ तो डिक्रीज हुआ बट जीडीपी फिर भी ग्रो तो कर रही है ना, तो इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। तो
सी इनकरेक्ट, बी इनकरेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट एंड ऑल ऑफ दी अबव तो हो ही नहीं सकता उस हिसाब से तो। ओके, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत वॉइस आ रही है आउटसाइड से, 1 मिनट। भाई जब भी मैं वीडियो बनाने बैठता हूँ या तो कुत्ते भौंकने लगेंगे या कोई डीजे बजाने लगेगा, बहुत प्रॉब्लम होती, बार बार पॉज करना पड़ता है। और गर्मी में बैठे रहो, फैन भी नहीं चला सकते क्योंकि वॉइस ख़राब हो जाती है, पता नहीं क्यों। भाई थोड़ा मैनेज करना, सॉल्व करते, नहीं तो ऐसे ही बैठे रहेंगे, कभी वह आउटसाइड की वॉइस कम ही नहीं हो सकती। कह रहा है द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री लाइक इंडिया इज इक्वल टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। रट्टा मारना है कि नेशनल इनकम किसी भी कंट्री की या इंडिया की जो है वो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होती है। तो नेशनल इनकम ऑफ एनी ऑफ अ कंट्री इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ मार्केट प्राइस। 2015 और 16 तक आई थिंक फैक्टर कॉस्ट पे था, बट अब अभी जो प्रेजेंट में है वो मार्केट प्राइस पे है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। और एक बात याद रखना, जो नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है वो इक्वल टू होता है किसके, जानते हो किसके? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रीसिएशन। बहुत आवाज़ आ रही है भाई, 1 मिनट यार। ओके, सो नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होता है वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रीसिएशन होता है, माइनस डेप्रीसिएशन। तो इसलिए तो अगर कोई नेशनल इनकम पूछे तो रट्टा मान लो कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बस NNP एट मार्केट प्राइस। फिर क्या, 5th नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग ग्रॉस नेशनल इनकम। मतलब यहाँ ग्रॉस नेशनल इनकम के बारे में पूछा जा रहा है। ये कह रहे हैं कि इट इज़ द इनकम अर्न बाय द कंट्री रेसिडेंट। यस, इट इज़ करेक्ट। मतलब याद रखना कि जो ग्रॉस नेशनल इनकम होता है वो नेशनल मतलब जो कंट्री के रेसिडेंट होते हैं उन्हीं को काउंट किया जाता है। ओनली कंट्री रेसिडेंट विल बी काउंट इन द ग्रॉस नेशनल इनकम। ओके, आइदर दे आर अर्निंग इन इंडिया और अब्रॉड फ्रॉम और अब्रॉड। ओके, बोथ इन द सिचुएशन इट विल बी काउंट इन द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। तो ये याद रखना। ओके, सो सेकंड कह रहा है इट इज़ द इनकम अर्न बाई अ कंट्री रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि इट इज़ कैलकुलेटेड एट मार्केट प्राइस बाई NSO। यस, इट इज़ करेक्ट। फिर कह रहे हैं कि इट इज़ इक्वल टू GDP प्लस एक्सपोर्ट एंड माइनस इम्पोर्ट। नहीं, ये इट इज़ इक्वल टू GDP प्लस जो कहते हैं कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो यहाँ GDP प्लस एक्सपोर्ट एंड माइनस इम्पोर्ट नहीं हो, इसलिए इनकरेक्ट है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट क्या है, 1 और 3। फिर कह रहे हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कहते हैं प्रोडक्ट टैक्सेस एंड प्रोडक्शन टैक्सेस बोथ आर इंक्लूडेड इज अ पार्ट ऑफ GDP कैलकुलेशन। करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है GDP जो है मार्केट वैल्यू, और मार्केट वैल्यू में टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। फिर कहता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वलेंट टू नेट एक्सपोर्ट। नहीं भाई, ये कैसे हो सकता है? नेट फैक्टर जो इनकम फ्रॉम अब्रॉड होती है वो फैक्टर इनकम है। फैक्टर इनकम मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर से जितने भी इनकम आते हैं अब्रॉड से, उनको हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में काउंट करते हैं। तो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का तो ये तो मतलब अलग ही सिचुएशन है। इसको मतलब नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड इज हाउ कैन बी इक्वल टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो ये इनकरेक्ट होगा। तो इस सिचुएशन में हमारा केवल 1 इज करेक्ट। फिर कह रहे हैं वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। कह रहे हैं कि अगर किसी कंट्री के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वहाँ के पीपल, वहाँ के सिटीजन का देखना है तो क्या देखना, मतलब कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो याद रखना, अगर किसी कंट्री, होल द कंट्री, अगर किसी कंट्री की हेल्थ बतानी है तो GDP देखते हैं, बट अगर किसी कंट्री के इंडिविजुअल की और पीपल की हेल्थ बतानी है तो हम क्या देखते हैं, नेट, वो क्या देखते हैं, पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। यस, पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। तो ये याद रखना, पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस हम इस पे देखते हैं। और ये क्यों नहीं होगा कि पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। करंट प्राइस हो सकता है इन्फ्लेशन के कारण आपकी इनकम इंक्रीज हो गई हो, बट इससे
इन्फ्लेशन के रीजन से आपकी इनकम इंक्रीज है तो आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में चेंज नहीं होगा, तो इसलिए ये इनकरेक्ट। फिर कह रहे हैं पर कैपिटा जीडीपी, जीडीपी तो कंट्री की हेल्थ बताती है, कंट्री का सिचुएशन बताती है फाइनेंशियल, ये इंडिविजुअल से नहीं रिलेटेड है। फिर कह रहे हैं 8 में देयर इज अ चाइनीज कंपनी है जो कि इंडिया में वर्क कर रही है, द प्रॉफिट जो मेड बाई द कंपनी विल बी अ पार्ट ऑफ। देखो अगर इंडिया में कोई भी कंपनी कहीं से भी वर्क कर रही है, अगर ये डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में वर्क कर रही है और यहाँ प्रोडक्शन कर रही है तो इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा, चाहे वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो। अगर वो इंडिया में प्रोडक्शन कर रहा है तो वो इंडिया की जीडीपी है, ओके। बट अब क्योंकि ये रेसिडेंट कहाँ का है, चाइना का है, तो हमें पता है कि जो नेशनल इनकम होती है वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से हम को भी इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में। तो ये चाइना का रेसिडेंट है तो यहाँ से जो इंडिया की जो इनकम पाएगा वो चाइना के नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। तो ये सिटीज ए जेएनपी पावर इज आल्सो इंक्लूडेड इन द जेएनपी ऑफ द चाइना, तो बोथ इज करेक्ट, ओके। फिर 9th कर रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रॉस नेशनल इनकम। ग्रॉस नेशनल इनकम या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोथ आर सेम। सो इसमें कह रहा है ग्रॉस नेशनल इनकम जो होगा या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो होगा वो इंक्लूड करता है टैक्स को। यस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट विल इंक्लूड द टैक्स, इट इज करेक्ट, ओके। फिर कह रहा है सेकंड इट इंक्लूड द ट्रांसफर। भाई ट्रांसफर पेमेंट जो खैरात का पैसा होता है ना वो ना हमारे जीडीपी में काउंट होता है ना हमारे जीएनपी में काउंट होता है, तो इट विल बी नॉट इंक्लूड द ट्रांसफर पेमेंट। क्योंकि जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है आपने प्रोडक्ट क्या मतलब क्या प्रोडक्ट आपने प्रोड्यूस किया उसको, और ट्रांसफर पेमेंट में तो कोई आप सर्विस दे नहीं रही, कोई आप प्रोडक्शन कर नहीं रहे, तो आपको कैसे वो नेशनल मतलब नेशनल प्रोडक्ट में इंक्लूड हो जाएगा। 1 मिनट, ओके। सो यहाँ पर जो जीएनपी है उसमें वही इंक्लूड होंगे जो जहाँ कोई प्रोडक्शन होगा, समझ रहे हो, जहाँ कोई प्रोडक्शन होगा वही। और जो ट्रांसफर पेमेंट है इसमें तो कोई प्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं है तो ये जीएनपी में नहीं इंक्लूड होगा। बट ये याद रखना जो ट्रांसफर पेमेंट है ये इंक्लूड होता है किसमें, डिस्पोजेबल इनकम का पार्ट होता है, ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जीएनपी है वो पार्ट है डिस्पोजेबल इनकम का। तो यस, तो ये लेकिन करेक्ट है, जीएनपी का पार्ट नहीं, तो ओनली 1 आर करेक्ट, ओके। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं 10th नंबर ऑफ क्वेश्चन। फिर कह रहा है 10th नंबर ऑफ क्वेश्चन में कि आपको ये बताना है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जैसे आता है तो आप ये गांठ बांध लीजिए, इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल मतलब कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज हो रहा है, ओके। इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल गुड्स इंक्रीज हो रहे हैं इकोनॉमी में, उसी को हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे जिससे कैपिटल गुड्स इंक्रीज हो और एसेट इंक्रीज हो किसी कंपनी का और लाइबिलिटी डिक्रीज हो, ये गांठ बांध लीजिए आप, और उसी के अकॉर्डिंग ये सॉल्व करते हैं। तो यहाँ कह रहा है इन्वेस्टमेंट इनकम तो प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन गुड। बताओ ये कैपिटल गुड्स है, कंजम्पशन गुड आपने बिस्कुट प्रोड्यूस किया तो ये कैपिटल गुड्स होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो इनकरेक्ट। फिर कह रहे हैं कि सेकंड कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, यस, अगर कोई मशीन प्रोड्यूस हो रही है और मशीनरी खरीदी जा रही है, कोई कंपनी इंडस्ट्री खरीद रही है तो वो ऑफकोर्स कैपिटल गुड्स में आएगा, वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट होगा। फिर ये थर्ड कह रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ सर्विस। बताओ सर्विस कोई कैपिटल गुड्स मतलब वो गुड्स जो यूज किया जाए अदर गुड्स को प्रोड्यूस करने में। भाई सर्विस तो आप कंज्यूम कर लिए ना, तो ये कैसे कैपिटल गुड्स हो गया, तो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, ओके। फिर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द शेयर। भाई बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द शेयर, आप यहाँ पर केवल ओनरशिप चेंज करो। मान लिए मेरे पास एक शेयर है, मैंने ए के पास एक शेयर है, उसने बी को दे दिया, तो यहाँ पर कोई प्रोडक्शन हुआ, ये बताओ कौन सा प्रोडक्शन हो, कौन सा मशीनरी आ गई। तो जब कोई प्रोडक्शन नहीं हो तो कैपिटल गुड्स का पार्ट कैसे हो गया ये, जब कोई, तो यहाँ पर तो केवल ओनरशिप चेंज हो रही है ना भाई, तो इट इज आल्सो नॉट, और इवन इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर ओनरशिप चेंज हो रहा है तो अब यहाँ पर ओनली 2 इज करेक्ट। आई होप आप समझ चुके होंगे कि इन्वेस्टमेंट मतलब जो कैपिटल गुड्स हो उन्हीं को इन्वेस्टमेंट मानते हैं। मतलब ये आप अगर ये माइंड में रखोगे ना डायरेक्टली कि इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल गुड्स, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। वैसे आप अगर डिफिनीशन वाइज जाते हो इकोनॉमी के और बहुत ही टेक्निकल में पड़ जाते हो तो आप पक्का कंफ्यूज होगे और गलत कर जाओगे,
क्योंकि इकॉनमी है ही ऐसी, वो बहुत सभी कॉन्सेप्ट को अपने आप में ऐड किए हुई है। तो हम एक कॉन्सेप्ट कभी इंडिपेंडेंट वे में सोच ही नहीं सकते, और यही प्रॉब्लम है कि कभी कभी हमको इंडिपेंडेंटली एक ही कॉन्सेप्ट के ही बारे में सोचना पड़ता है, उसी पर डिसीजन लेना पड़ता है। ओके। 11 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें कह रहा है इंपोर्टेड कैपिटल इक्विपमेंट आर पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इकोनॉमी। यस इट इज़ करेक्ट। हाउ इट इज़ करेक्ट? जैसे कि अगर आपने कोई मशीनरी इंपोर्ट की, ओके, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट ही तो किया आपने, इन्वेस्टमेंट ही तो किया आपके ने अपनी कंपनी में। आप उस मशीनरी का आप यूज करके आप गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो यस इट इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी, और इससे आपकी एसेट भी इंक्रीज होती है। फिर कह रहा है कि कैपिटल गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियाज इन्वेस्टमेंट। भाई जो इंडिया में कैपिटल गुड्स है, इंडिया में जो मशीनरी है, इंडिया में जो बिल्डिंग्स है, वो है इन्वेस्टमेंट। अगर आपने कोई मशीन बनाया और आपने किसी को बेच दिया अदर कंट्रीज में, तो वो फिर कैसे इन्वेस्टमेंट हो गया? उससे तो आप कैपिटल, उससे आप कोई गुड्स तो प्रोड्यूस कर नहीं सकते। तो इट इज़ इनकरेक्ट। तो ओनली वन आर करेक्ट इन दिस। ओके। 12 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड बी ट्रू फॉर अ हाई सेविंग रेट इन इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी में लोग बहुत ज़्यादा सेविंग कर रहे हैं, कंज्यूमर लेवल ऑफ द कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी नहीं है, वो सेविंग सोसाइटी है। ओके, डिपॉजिट ज़्यादा कर रहे हैं लोग, बॉन्ड में इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं लोग, तो उसका क्या इफेक्ट होगा इकोनॉमी पर, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो अगर जहाँ मान लीजिए बॉन्ड में जब इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, तो हायर इन्वेस्टमेंट तो इंक्रीज होगा ही होगा, चाहे वो डिपॉजिट करें बैंक में या फिर बॉन्ड में इन्वेस्ट करें, तो इन्वेस्टमेंट तो हाई होगा। फिर हायर कंजम्पशन, भाई जब सेविंग कर रहे हो तो कंजम्पशन कैसे हाई हो जाएगा? ये तो पूरा अपोजिट बता रहा है। फिर कह रहे हैं हायर एक्सपोर्ट, अगर हायर इन्वेस्टमेंट होगा तो हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, मशीनरी इंक्रीज होगी, तो इससे हायर एक्सपोर्ट होगा। तो यहाँ पर 1 एंड 3 आर करेक्ट। आउटसाइड से वॉइस आ रही होगी, पता है मेरा रूम जो है बिल्कुल रोड पे ही है, समझ लो रोड पे बैठ के पढ़ा रहा हूँ तो सॉरी। ओके, तो 1 एंड 3 आर करेक्ट। फिर ये कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को आप इन्वेस्टमेंट ही समझिए कि इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल। ओके, तो कोई भी कंपनी है मान लीजिए, तो वो कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रही है, वो कितना पैसा इन्वेस्ट कर रही है अपने कैपिटल पे, तो उससे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे को कहेंगे। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को। तो इन्वेस्टमेंट समझिए, इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल गुड्स। तो अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट बता रहा है कि मशीनरी एंड इक्विपमेंट, अगर कोई कंपनी में अपने मशीनरी पर नई मशीनरी बाय कर रही है, इक्विपमेंट नए नए टेक्नोलॉजी बाय कर रही है, तो वो पक्का इन्वेस्टमेंट का पार्ट है और वो पक्का कैपिटल फॉर्मेशन है। ओके, फिर कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करा है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, तो वो भी तो पार्ट ही होगा ना इन्वेस्टमेंट का और कैपिटल का। फिर कहें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यस इट इज आल्सो पार्ट। हाउ? जैसे मान लीजिए कि आप कोई इंडस्ट्रीज है, मान लीजिए यहाँ कौन सी, मान लीजिए आयुर्वेदा की कोई इंडस्ट्रीज है, और वो यहाँ फॉरेस्ट में गई, इन्होंने एक प्लांट देखा भाई, फिर देखा कि इसकी मेडिसिनल वैल्यू है, फिर उन्होंने इसका IPR ले लिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ले लिया। अब इस प्लांट का यूज करके वो गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई ड्रग प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये कैपिटल ही तो हुआ, क्योंकि इसका यूज किया जा रहा है अदर गुड्स को प्रोड्यूस करने में, तो ये कैपिटल का पार्ट ही तो होगा। तो यस इट इज करेक्ट, थर्ड इज आल्सो करेक्ट। तो इन दिस सिचुएशन ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। 14 देखते हैं, कह रहा है डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी कैपिटल फॉर्मेशन में नॉट रिजल्ट अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू, मतलब क्या रीजन है? देखो जैसे हमको पता है कि जब सेविंग, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया कि जब सेविंग ज़्यादा होती है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, और जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो तो कैपिटल फॉर्मेशन भी होता है। लेकिन कह रहा है कि अपार्ट फ्रॉम द सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन भी हो रहा है, बट जो आउटपुट है, आउटपुट मतलब जितना आप, जैसे कि आप प्रोड्यूस कर रहे थे 100 रुपये, जब आपके पास कैपिटल था 5 रुपये का, तो 100 रुपये का प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे थे, या 100 प्रोडक्ट आप मान लो 100 बोतल आप प्रोड्यूस कर रहे थे,
बट अब आपके पास कैपिटल 10 है, बट फिर भी आपका जो आउटपुट है वो आपका 100 ही रह गया या 110 हो गया है। बट जितना कैपिटल इंक्रीज हुआ, जैसे कैपिटल दुगना हो गया, बट आपका जो आउटपुट है वो मेयरली इंक्रीज हुआ या तो इंक्रीज ही नहीं हुआ। तो ये रीजन क्या हो सकता है इसका, आप समझिए। तो रीजन क्या होगा इसका, रीजन ये होगा कि जो हमारा कैपिटल का आउटपुट है, समझ रहे हो, कैपिटल का आउटपुट है वो बहुत कम है। समझ रहे हो यहाँ पर कि कैपिटल का जो आउटपुट है वो बहुत कम है। तो सॉरी, कैपिटल का आउटपुट है जो वो कम है। तो इसी को हम कहते हैं कि अगर हम इसको रेशियो में करें, 1 मिनट, अगर हम इसको रेशियो में करें तो जो कैपिटल, ओके 1 मिनट, कैपिटल यहाँ पर हो गया और यहाँ पर आउटपुट हो गया। तो कैपिटल आउटपुट का जो रेशियो होगा वो हाई हो गया, मतलब ज़्यादा कैपिटल हमको लग रहा है थोड़ा सा आउटपुट निकालने के लिए, थोड़ा सा प्रोडक्शन करने के लिए, और इसी को हम कहते हैं हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो अगर हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो होगा, मतलब ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होगी बहुत कम आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, तो इसमें चाहे हम जितना फॉर्मेशन कर लें इंडस्ट्री वगैरह की, तो उसमें प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। तो यही रीजन है हमारा, तो हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। ओके, समझ रहे हो? फिर से समझाता हूँ मैं, आप ये जल्दी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करता। ओके, तो आप ऐसे समझिए इसको कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये जैसे कैपिटल कितना है आपके पास, मान लीजिए कैपिटल जो है ये इंडिया है, और इंडिया में जो कैपिटल है 100 रुपये का कैपिटल है। ओके, 100 रुपये का कैपिटल है इंडिया में, तो वो प्रोड्यूस कितना कर रहे हैं, 500 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये आउटपुट है, 100 रुपये की कैपिटल से 500 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। बट वहीं यूएसए में ना उनकी मशीनरी बहुत एडवांस है, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो ना जो ये 50 रुपये के कैपिटल में, समझ रहे हो, 50 रुपये की कैपिटल में वो कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, 500 प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो ये कैपिटल का आउटपुट है इंडिया में, समझ रहे हो, कैपिटल का जो आउटपुट है ना इंडिया में वो कम है, लेकिन यहाँ का कैपिटल का आउटपुट बहुत ज़्यादा, मतलब वो सेम प्रोडक्ट जो है वो 50 में ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो इस हिसाब से हमारा जो सही होगा वो डी होगा। आई थिंक आप समझ चुके होंगे। ओके ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। फिर ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है, मान लीजिए कि आप जो है 500 प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन 501 बोतल प्रोड्यूस करना, जो ये 1 बोतल जैसे 500 आप प्रोड्यूस कर रहे थे 50 कैपिटल लगाकर, 500 बोतल आप प्रोड्यूस कर रहे थे 50 कैपिटल लगाकर, लेकिन अब आपको एक बोतल और एडवांस प्रोड्यूस करनी, इंक्रीमेंट करना है, तो आपको कितना कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, इसी को हम कहते हैं इंक्रीमेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो। केवल एक बोतल और ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए कितना कैपिटल में इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी। ओके, तो अब हम समझते हैं। तो ये फर्स्ट कह रहा है इट शोज हाउ इफिशिएंटली द न्यू कैपिटल, मतलब जो नया कैपिटल की रिक्वायरमेंट है हमें, इज बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस आउटपुट। यस, ये शो यही करता है कि जो एडवांस यूनिट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना था, तो वो जो नया कैपिटल कितना हमको ज़रूरत पड़ेगी, तो ज़रूरत कैसे कितना पड़ेगी, उसकी इफ़िशियंसी। अगर कोई मान ली बहुत इफ़िशियंट कैपिटल है, बहुत ही अच्छी मशीनरी, तो बहुत थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगा और हम एक यूनिट ज़्यादा प्रोडक्ट। लेकिन अगर कोई मशीनरी बहुत ख़राब है, उसका डेवलपमेंट, उसमें रिसर्च डेवलपमेंट नहीं, वो बहुत पुराने ज़माने की है, मान लो वो खटर खटर करके चलती है, तो कम से कम 3-4 मशीन लगाकर तब हम उतना एक आउटपुट ज़्यादा निकाल सकते हैं।
तो समझ रहे हो आप। फिर कह रहा है इट इज़ द एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड, वही है, टू प्रोड्यूस वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, ये डिफिनीशन ही है इंक्रीमेंटल और कैपिटल आउटपुट रेशियो की। फिर कह रहे हैं कि इट इज़ द एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस फ्रॉम द एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल, ये तो उल्टा, मतलब उसी का उल्टा कर दिया, ये कैसे सही हो सकता है, या तो 2 से सही होगा या 3 सही होगा। फिर कह रहे हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन कैपिटल टू चेंज इन आउटपुट, यही तो देख रहे हैं कि अगर एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना है, एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करना है तो कितना कैपिटल में चेंज करना पड़ेगा। अगर एक एडिशनल यूनिट हमने आउटपुट में चेंज किया तो कैपिटल में कितना चेंज करना पड़ेगा, तो ये 4th इज करेक्ट। तो यहाँ पर कौन सा होगा हमारा 1 to 4। 16 देखते हैं, कह रहा है कि कैपिटल फॉर्मेशन इन अ कंट्री विल लीड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, अगर कैपिटल फॉर्मेशन कंट्री में हो रहा है तो इसका क्या इफेक्ट होगा। कह रहे हैं कि इंक्रीज होगा इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। भाई जो कैपिटल आउटपुट रेशियो मतलब कैपिटल का आउटपुट क्या होगा, वो कैपिटल की इफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। कोई मशीनरी कितना प्रोड्यूस करेगी वो कैपिटल की इफिशिएंसी और उसकी प्रोडक्टिविटी बताता है। तो हो सकता है जैसे मान लो कि ये इंडिया है, ओके, और इंडिया की ये मशीनरी है कोई, तो ये जब एक मशीनरी थी तब हम एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे, अब एक मशीनरी और इसके जैसे ही लगा दिए तो अब हम 2 प्रोडक्ट, एक और प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो हमारा आउटपुट है वो तो सेम ही है ना, एक मशीनरी के ऊपर एक प्रोडक्ट, टोटल हम 2 ही कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी तो सेम ही है ना, सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं चेंज हुई, बट कैपिटल फॉर्मेशन तो हुआ क्योंकि पहले एक मशीनरी थी अब 2 मशीनरी है। समझ रहे हो। तो मशीनरी और कैपिटल फॉर्मेशन ये नहीं बताता कि आपका कैपिटल बहुत ज़्यादा है, आपने बहुत सारी मशीनरी लगा रखी है, फिर आप मान लो कि कैपिटल मतलब मान लीजिए कि जैसे कि इंडिया में 500 मशीनरी लगा दिया है और 500 बोतल प्रोड्यूस हो रहा है कोई भी। अभी यहाँ पर ये कि यूएसए आ गया भाई, उसकी मशीनरी बहुत अच्छी है, तो उसने क्या किया, उसने केवल 500 जब उसने मशीनरी लगाया तो यहाँ 5000 बोतल वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो प्रोडक्टिविटी किसकी ज़्यादा है, इफिशिएंटी किसकी मशीन की ज़्यादा है, यहाँ यूएसए की ज़्यादा है, बट कैपिटल तो दोनों जगह तो सेम ही है ना। तो कैपिटल फॉर्मेशन ये नहीं बताता कि आपका कैपिटल बहुत इफ़िशियंट है या फिर आपका इंक्रीमेंटल कैपिटल ज़्यादा होगा। अब आई थिंक मैं समझा चुका हूँ, अगर आपको ना समझ में आए तो आप बताना, फिर से यही डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, जो ना समझ में आए आपको कमेंट करना है कि ये क्वेश्चन। तो डिक्रीज आईसीआर इंक्रीज आईसीआर ये तो इफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी पर डिपेंड करता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगा ही होगा। कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा वही मैंने बताया था तब, अगर आपने ध्यान दिया हो। जैसे मैंने बताया था कि एक मशीनरी थी तो ये एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही थी, एक मशीनरी मैंने और बढ़ा दिया तो एक और प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने लगा, तो अब दोनों 2 हो गए, तो इकोनॉमी तो ग्रोथ हो गई क्योंकि पहले एक का ही जीडीपी था, अब एक और आ गया तो 2 होगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारा कैपिटल में कोई इफिशियंसी आई, क्योंकि पहले भी वाली मशीन भी एक ही प्रोड्यूस कर रही थी, अब भी मैंने जो एक लगाया तो वो एक ही प्रोड्यूस कर रही है। ओके, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगा ही होगा। तो 3rd इज ओनली करेक्ट इन दिस। फिर 17 देखते हैं। 17 कह रहा है कि कैपिटल आउटपुट रेशियो, जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है डिपेंड्स ऑन द गवर्नेंस क्वालिटी एंड लेबर और टेक्नोलॉजी। तो बिल्कुल यार, मतलब कोई मतलब मशीनरी है उसको चलाने वाले पे क्या डिपेंड नहीं करेगी कि वो कितना मतलब इफ़िशिएंटली वर्क करेगा, क्या लेबर पे, लेबर का माइंड हो गया, लेबर की टेक्नोलॉजी, मतलब जहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़्यादा है, क्या वहाँ की मशीनरी पर ज़्यादा मतलब मशीनरी ज़्यादा इफ़िशिएंटली नहीं वर्क करेंगी, वहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन वो ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं लाएंगे जो ज़्यादा प्रोडक्शन करे, वहाँ की टेक्नोलॉजी क्या मोर डेवलप नहीं होगी। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो तो इस पर डिपेंड करता ही है। तो ये आपको गांठ मान लेना है कि कैपिटल आउटपुट रेशियो डिपेंड्स ऑन द गवर्नेंस क्वालिटी ऑफ लेबर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। फिर कह रहे हैं इकोनॉमिक आउटपुट इंक्रीज विथ डिक्रीज इन द कैपिटल आउटपुट रेशियो। यस, इट इज़ करेक्ट। जैसे मैंने बता दिया था वहाँ पर जब मैंने PYQ वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जब कैपिटल आउटपुट रेशियो ज़्यादा हमारे लिए हानिकारक है, अगर ज़्यादा कैपिटल आउटपुट रेशियो है तो वो हमारे लिए हानिकारक है। समझ रहे हो। जिससे कि
जैसे कि अगर हम देखें कि ये क्या ये बोला कि इकोनॉमिक आउटपुट इंक्रीज विद डिक्रीज इन द कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो चलिए हम देखते हैं ये कैसे होगा। आप एग्जांपल लीजिए कि जैसे ये फिर से यूएसए का लेते हैं और बहुत अच्छे से आप इस पे फोकस कीजिएगा, इससे आपका जो 14 नंबर का क्वेश्चन था वो भी क्लियर हो जाएगा। ये मान लो यूएसए है भाई और ये इंडिया है, ओके। और कैपिटल आउटपुट रेशियो पहले देख लो क्या होता है। वो होता है हमारा 1 मिनट, वो होता है हमारा कैपिटल अपॉन आउटपुट, इसी को कैपिटल आउटपुट रेशियो कहते हैं। तो अगर कह रहे हैं कि अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो ज़्यादा होगा तो वो किसी भी इकॉनमी के लिए हार्मफुल होगा। कैसे, वो अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि यूएसए जो है ना, वो आउटपुट जो कैपिटल जो यूज करता है वो 50 यूज करता है और आउटपुट कितना निकालता है वो 25। वैसे कैपिटल 50 यूज करता है और आउटपुट कितना निकालता है 25 बोतल, मान लीजिए वाटर बोतल वो प्रोड्यूस करता है। बट इंडिया क्या है, वो भी क्या करता है, जो कैपिटल है वो तो 50 यूज करता है इंडिया भी, बट वो आउटपुट कितना निकाल पड़ता है, मान लो कितना 5 बोतल, ओके। मैं समझाने के लिए यहाँ बता रहा हूँ 5 बोतल ही प्रोड्यूस कर पा रहा है 50 कैपिटल में, तो यहाँ पर 10 आ गया और यहाँ पर 2 आ गया। तो 2 जो है वो तो सही है ना, क्योंकि 50 कैपिटल में 25 बोतल हो गए और यहाँ 50 कैपिटल में 5 बोतल। तो ये जो कैपिटल आउटपुट रेशियो अगर ज़्यादा हुआ, 2 से 10 ज़्यादा है ना, तो ये हानिकारक है इकोनॉमी के लिए। समझ रहे हो? तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बता रहा है कि इकोनॉमिक आउटपुट इंक्रीज विद डिक्रीज इन कैपिटल आउटपुट रेशियो। यस, अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो डिक्रीज होगा तो इकोनॉमिक आउटपुट इंक्रीज होगा, और अगर अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो इंक्रीज होगा तो इकोनॉमिक आउटपुट डिक्रीज होगा। मतलब इसके अपोजिट ही होता है, आप समझ चुके होंगे शायद। तो इसमें दोनों करेक्ट है। फिर 18 नंबर देखते हैं। ये कह रहा है फॉर सस्टेन हाई ग्रोथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल ट्रू। अगर कोई हाई ग्रोथ है इकॉनमी में तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही होगा, ओके। तो फर्स्ट देखते हैं कि रेजिंग इन द इन्वेस्टमेंट। यस, अगर हाई ग्रोथ है, सस्टेनिंग हाई ग्रोथ है तो इन्वेस्टमेंट तो इंक्रीज होगा ही। बाई कीपिंग द इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो मिनिमम, सही है। अगर जैसे देखो कैपिटल आउटपुट रेशियो जितना कम हो उतना ही अच्छा है भाई। ये मतलब अगर आपको समझ में नहीं आया है जो मैंने एग्जांपल देकर तो समझा, तो ऐसे समझ लो कि कैपिटल आउटपुट रेशियो कम है तो अच्छा है। तो यस भाई, के चाहे वो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो या कोई भी कैपिटल आउटपुट रेशियो। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या था कि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो वही था कि एक एक्स्ट्रा बोतल प्रोड्यूस करने के लिए कितना ज़्यादा कैपिटल लगेगा। तो अगर यूएसए की बात करेंगे तो वो थोड़े से कैपिटल लगाकर, मान लीजिए फिर से समझा ही देता हूँ क्या, ये मान लीजिए कि ये यूएसए है और ये इंडिया है। अब इस बार और डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यूएसए भी 100 बोतल प्रोड्यूस कर रहा था और इंडिया भी 100 बोतल वाटर की प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है। और यूएसए को कैपिटल कितना लग रहा था, मान लीजिए ये 100 बोतल प्रोड्यूस करने में कैपिटल यूएसए को लग रहा था 50 और इंडिया को 100 बोतल प्रोड्यूस करने में 100 कैपिटल लग रहा था, ठीक है। समझ रहे हो? चाहे ये रुपीज़ मान सकते हो, मान लो 100 रुपीज़, कैपिटल को रुपीज़ में मान लो 100 रुपीज़ लग रहा है इंडिया को 100 बोतल प्रोड्यूस करने में, बट यूएसए को 50 रुपये में 100 बोतल प्रोड्यूस हो जा रहा है। तो अब आप ये समझिए कि अगर यूएसए को एक बोतल और प्रोड्यूस करनी है, एक बोतल और प्रोड्यूस करनी, तो यूएसए को कितना कैपिटल लगेगा, थोड़ा सा और कैपिटल, मान लीजिए जो ये 50 रुपये था उसका 50.5 ही लगेगा। बट इंडिया को एक और एडिशनल बोतल प्रोड्यूस करनी है तो उसको सीधा कितना लगेगा, उसको 101 रुपये।
तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर केवल 5 पैसे का कैपिटल ज़्यादा लगा, यहाँ पर 1 रुपये का कैपिटल, क्योंकि हमारा जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा कैपिटल लेता है थोड़े से आउटपुट देने के लिए। देखो यहाँ कैपिटल आउटपुट रेशियो हमारा ज़्यादा है, तो आप समझ चुके होंगे। ओके, तो आप समझ गए, तो ये ओनली करेक्ट है, तो और जब वो करेक्ट है तो और सब इनकरेक्ट हो जाएंगे। 19 देखते हैं। आपको ना समझ में आए तो आप क्वेश्चन लिख दीजिएगा, समझाने का ट्राई करूँगा फिर से। बट आप ये कैपिटल आउटपुट रेशियो में जितना डीप में जाएंगे उतना कन्फ्यूजन होगा। आपको सिंपल से समझना है, कैपिटल आउटपुट रेशियो कम है तो अच्छा है, ज़्यादा है तो ख़राब है, बस। इफ़ द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन द इकॉनमी इज डिक्रीजिंग, मतलब जैसे कि मान लीजिए कि ये इकॉनमी है इंडिया की और इसकी कैपेसिटी है 500 जीडीपी की, बट ये डिक्रीज हो रहा है। 500 जीडीपी कैसे, मतलब मान लो अगर पूरा लेबर यूज कर लिया जाए जितना है, पूरा कैपिटल यूज कर लिया जाए तो 500 जीडीपी हम बना सकते हैं 500 की। बट अगर हम जो लेबर है वो मान लीजिए जो पूरा लेबर थे उनमें से आधा लेबर यूज किया और कैपिटल में से थोड़ा सा कैपिटल, तो हमारी जो कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की वो डिक्रीज होकर मान लो 200 रह जाती है। तो वही बता रहा है कि अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो लेबर कैपिटल है इन्वेस्टमेंट इसका किसी भी इकॉनमी में डिक्रीज हो रहा है, देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन डिक्रीज होगा तो ये याद रखना, ये कह रहा है फर्स्ट कि कैपिटल टू आउटपुट रेशियो विल डिक्रीज। भाई ये तो पॉजिटिव बता रहा है, लेकिन जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन डिक्रीज होगा तो कैपिटल आउटपुट रेशियो विल इंक्रीज, डिक्रीज नहीं होगा। इंक्रीज मतलब हमको ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो मशीन है, मशीनरी जो है उसका हम इफ़िशेंटली से यूज नहीं कर पा रहे हैं। इस मशीन की कैपेसिटी है मान लो 500 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने की, बट क्योंकि हमें यह चलाना नहीं आता या फिर डिमांड नहीं है तो हम कितना कर रहे हैं प्रोड्यूस, ओनली 200। समझ रहे हो? तो जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हो गया? क्योंकि कैपिटल तो सेम उतना ही यूज हो रहा है बट प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया, और इसी को कहते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो इंक्रीज होना। तो आप ये समझ लीजिए, तो फर्स्ट तो इनकरेक्ट हो गया क्योंकि कैपिटल आउटपुट रेशियो इससे इंक्रीज। कैपिटल आउटपुट ये समझ लेना कि कैपिटल आउटपुट मतलब कितना कैपिटल रिक्वायर्ड होता है कितना आउटपुट लाने के लिए। फिर कहते हैं पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर मान लीजिए जो पहले 500 प्रोड्यूस कर रहा था वो अब 200 प्रोड्यूस कर रहा है, बट कैपिटल तो उतना ही लग रहा है ना, पूरा का पूरा कैपिटल, तो भाई पर यूनिट कॉस्ट तो इंक्रीज हो गया यहाँ पर ना 200 बोतल का। समझ रहे हो? तो इसी के हिसाब से 2 आर करेक्ट ओनली। फिर देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि इफ़ फैक्ट्रीज आर रनिंग एट फुल कैपेसिटी, अपोजिट बता रहा है कि फुल कैपेसिटी मतलब जितनी भी उसकी मान लो मशीनरी हैं वो अपने फुल कैपेसिटी में वर्क कर रहे हैं, लेबर फुल कैपेसिटी में वर्क कर रहे हैं, तो क्या होगा? फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, देन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल विल बी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल कितना होगा। और मार्जिनल कैपेसिटी तो अगर मान लीजिए पहले आप याद रखिए, अगर कोई भी फैक्ट्री फुल कैपेसिटी में वर्क कर रही है तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल पॉजिटिव ही होगा। समझ रहे हो? तो पॉजिटिव होगा इसका। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल क्या होता है? मान लीजिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल क्या होता है? इज इक्वल टू चेंज इन आउटपुट। ओके, चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन कैपिटल। ओके, तो अगर कह रहे हैं कि कोई फैक्ट्री अपना सारा कैपिटल यूज कर रही है, समझ रहे हो, सारा कैपिटल यूज कर रही है, तो उसका आउटपुट क्या होगा? तो अगर जब सारा कैपिटल यूज करे तो उसका आउटपुट तो पॉजिटिव होगा, और जब आउटपुट पॉजिटिव होगा तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो होगी कैपिटल की वो ज़्यादा होगी। ठीक है, वो पॉजिटिव होगी। आप ये सिंपल वे में ऐसे समझ सकते हो। वैसे तो अगर हम
बहुत ही बुकिश वर्ड में जाएं तो आपको ज़्यादा परेशान होना पड़ेगा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देख, फर्स्ट पॉजिटिव ही होगा, ये समझ लेना आप। ओके, फिर 21 कह रहे हैं कि इफ़ अ कंट्रीज ग्रोथ रेट इज गुड बट देयर इज नो करस्पॉन्डिंग ग्रोथ इन द एम्प्लॉयमेंट। मतलब कह रहे हैं कि कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो तो हो रहा है बट एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ नहीं हो रहा है उसके साथ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द रीजन। तो रीजन क्या हो सकता है इसका? ओके, देखते हैं क्या रीजन हो सकता है। फर्स्ट कह रहे हैं द ग्रोथ इज कमिंग फ्रॉम बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कैपेसिटी। यस, अगर जैसे कह रहे हैं कि जैसे कि 500 मशीनरी थी तो उतने ही मशीनरी से हम सही से यूटिलाइज कर रहे हैं, मशीनरी और कैपिटल इंक्रीज नहीं कर रहे। तो ग्रोथ इज कमिंग फ्रॉम बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कैपेसिटी एंड नॉट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो यस, इट इज करेक्ट। हाउ? क्योंकि अगर जो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा, क्योंकि जो लोग जितना लेबर है वही लेबर और वही कैपिटल मिलाकर उसी का सही यूज करके हम बहुत थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्शन तो कर रहे हैं बट कि ना कैपिटल इंक्रीज कर रहे हैं ना लेबर इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक और मशीन लाए तो एक और लेबर लाना पड़ेगा। तो लेबर नहीं ला रहे बट जो हमारे पास रिसोर्सेस है उसी को अच्छे से यूज करके उतने ही लेबर में हम ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहे हैं। तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा बट इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो जाएगा। तो 1 इज ओनली करेक्ट। फिर 22 देखते हैं। ये कह रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ कंट्री विल नेसेसरली हैव टू अकर, मतलब पक्का होगा। कौन सी सिचुएशन में इकोनॉमिक ग्रोथ पक्का होगा? करें कि देयर इज ए टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन कंट्री। भाई टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस अगर कंट्री में हो रही है तो इकोनॉमिक ग्रोथ कह रहे हैं होगा, बट इट इज़ नॉट सोनली, मतलब कि अगर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेशन हो रही है तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ही होगा। ओके, तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी। फिर कह रहे हैं दियर इज अ पॉपुलेशन। भाई पॉपुलेशन ग्रोथ तो बहुत सारी कंट्री में हो रही, तो क्या उनका इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत अच्छा है? अफ्रीका की कंट्री में पॉपुलेशन ग्रोथ 12-12, 15-15% है और उससे भी ज़्यादा है मान लो, तो क्या उनका इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब बहुत ज़्यादा है? ऐसा नहीं है, तो ये इनकरेक्ट। फिर कह रहे हैं दियर इज अ कैपिटल फॉर्मेशन इन कंट्री। यस, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा अगर पहले एक मशीन थी अब 2 मशीन काम कर रही हैं तो उनका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगा। तो ये सी इज करेक्ट। कह रहे हैं एक्सपोर्ट इज इंक्रीजिंग। भाई एक्सपोर्ट इंक्रीज करने से ओनली एक्सपोर्ट पे डिपेंड थोड़ी करता है इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके ओके, सो 23 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अ कंट्री इज गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो रहा है। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? ये कह रहा है कैपिटल टू लेबर रेशियो इंक्रीज होगा। यस, कैपिटल भी इंक्रीज होगा और कैपिटल टू लेबर रेशियो इंक्रीज होगा, क्योंकि नई नई इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट हो रही है। इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल डेवलपमेंट। फिर कह रहा है कि प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इंक्रीज होगा, जो ऑफकोर्स इंक्रीज होगा। कैसे? अगर मान लीजिए कि पहले एक मशीन थी जो ठीक से काम नहीं कर रही थी या फिर ओल्ड एज की मशीन थी और एक लेबर था, तो 10 के प्रोडक्ट थी या 10 बोतल पानी की बोतल वो प्रोड्यूस कर पा रहे थे। अब क्या हो गया, नई इंडस्ट्रीज आ गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ और नई इंडस्ट्रीज आ गई, तो एक ही मशीन अभी भी है, एक ही लेबर भी है, बट ये मान लो 100 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है। तो यहाँ लेबर तो एक ही है लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज हो गई ना, तो उसकी प्रोडक्टिविटी यहाँ पर इंक्रीज हो गई। तो यस, इट इज आल्सो करेक्ट, 2 इज करेक्ट। फिर थर्ड करें टोटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, सेम अमाउंट ऑफ लैंड पे अब ज़्यादा इफ़िशियंट इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, ज़्यादा इफ़िशियंट लेबर भी काम कर रहे हैं, तो उनका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। कैपिटल की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, मशीनरी मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, लेबर की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हुई। तो यस, इट इज़ आल्सो करेक्ट। तो ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट। फिर 24 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स।
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ अर्बन एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ कंबाइंड, मतलब अर्बन एंड रूरल। तो अब देखते हैं इस सेंस में। फर्स्ट कह रहा है कि इन्फ्लेशन डाटा इज पब्लिश बाई जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो सीपीआई का इन्फ्लेशन डाटा होता है वो एनएसओ ही पब्लिश करता है। फिर सेकंड कह रहा है बेस ईयर जो है वो 2011-12 है, ये भी पता होना चाहिए, ये भी सही है। फिर इट इज़ रिलीज फॉर ऑल इंडिया एंड फॉर स्टेट की भी सेपरेट रिलीज होता है, यूनियन टेरिटरी का अलग सेपरेटली रिलीज होता है और मंथली बेसिस पे भी होता है। तो ये 3 इज आल्सो करेक्ट। एक बात याद रखना, इसमें गुड्स एंड सर्विस दोनों इंक्लूड होते हैं और इसमें वेटेड एवरेज लिया जाता है। लाइक अगर मान लीजिए कि अगर जो चॉकलेट है उसको लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं तो उसका वेट ज़्यादा लिया जाएगा सीपीआई में, और अगर बिस्कुट कम पसंद कर रहे हैं तो बिस्कुट का वेट कम लिया जाएगा सीपीआई में। और इसी को आरबीआई अपना इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए यूज करता है। ये याद रखना कि मंथली बेसिस पे भी निकालता है और गुड्स एंड सर्विस दोनों इंक्लूड करता है। तो यहाँ पर सब हमारे सही थे। फिर 25 देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड। इसमें कह रहा है इट कैप्चर रिफ्लेक्ट्स द इम्पैक्ट ऑफ मंथली चेंज, क्योंकि मंथली बेसिस पे रिलीज होता तो मंथली चेंज बताएगा ही, इन प्राइस ऑफ वेरियस कमोडिटीज। करेक्ट है, बिल्कुल एब्सोल्युटली। फिर कह रहा है इट डज नॉट कैप्चर रिफ्लेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ मंथली। भाई जब मंथली चेंज कह रहा है कि ये कैप्चर नहीं करता इम्पैक्ट ऑफ मंथली चेंज इन, पूरा पढ़ते हैं, इन कंजम्पशन पैटर्न ऑफ वेरियस कमोडिटीज। यस, कंजम्पशन पैटर्न जो होता है बहुत सारी कमोडिटीज का, उसको ये नहीं करता। तो हमारा सेकेंड सही है, सेकेंड भी हमारा सही है। कंजम्पशन पैटर्न नहीं करता है ये रिफ्लेक्ट। ओके। फिर थर्ड कहता है कि इट रिफ्लेक्ट और कैप्चर द इम्पैक्ट ऑफ ईयरली चेंज इन कंजम्पशन एंड पैटर्न ऑफ। भाई मंथली चेंज पे करता है, देखा मंथली बेसिस पे ये रिलीज होता है। फिर कह रहा है फोर इट कैप्चर द इम्पैक्ट ऑफ कंजम्पशन पैटर्न ऑफ पीपल थ्रू दियर एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस आइटम। यस, ये तो पॉजिटिव वैसे मतलब सिंपल सी स्टेटमेंट है और सही। तो 1, 2 एंड 4, क्योंकि 3 इनकरेक्ट था। ओके। फिर थर्ड देखते हैं, मतलब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेरियस इन्फ्लेशन इंडाइसेस, या इंडाइसेस मतलब इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म ऑफ द कंट्री। तो पहले कह रहे हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है, पहले ये जान लीजिए होलसेल प्राइस इंडेक्स जो कौन रिलीज करता है। तो ये रिलीज किया जाता है इकोनॉमिक एडवाइज़र, जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया रिलीज करता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। और एक बात याद रखना कि होलसेल प्राइस इंडेक्स डू नॉट इंक्लूड द सर्विसेज। ओके, अब इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर। कह रहा है होलसेल प्राइस इंडेक्स डज नॉट रिप्रेजेंट द इन्फ्लेशन इन सर्विसेज, क्योंकि सर्विस से इंक्लूड ही नहीं करेगा तो क्यों इन्फ्लेशन सर्विस का बताएगा। तो फर्स्ट इज करेक्ट। फिर कह रहा है सेकेंड, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिप्रेजेंट द इन्फ्लेशन इन गुड्स एंड सर्विस बोथ। मैंने बताया कि गुड्स एंड सर्विस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दोनों को इंक्लूड करता है, इसीलिए आरबीआई इसी को थ्रेशोल्ड मानकर अपना इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है। इसी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ही कंसीडर करता है आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। फिर देखिए थर्ड कह रहा है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स रिप्रेजेंट द इन्फ्लेशन ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स आल्सो। यस, इम्पोर्टेड गुड्स। देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, कंज्यूमर के पास चाहे इम्पोर्टेड गुड्स आए या जो डोमेस्टिक गुड्स आए, कंज्यूमर के लेवल पर इन्फ्लेशन अगर बताना है तो दोनों को कंसीडर करना ही पड़ेगा आपको। तो ये तो सही है। ओके, थर्ड इज सही। फिर फोर्थ कह रहा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डज नॉट रिप्रेजेंट द इन्फ्लेशन इन कैपिटल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। भाई कंज्यूमर लेवल पे तो फाइनल गुड्स आते हैं ना, तो आप वो क्यों करोगे इंटरमीडिएट। तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, तो आप इसको देख लेना ठीक से। फिर कह रहा है कि होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन या होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है, इन्फ्लेशन इंडेक्स जो होता है, इंक्लूड प्राइस चेंज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स केवल सर्विस को इंक्लूड नहीं करता और सबको इंक्लूड। तो
एग्रीकल्चर को प्राइमरी सेक्टर करेगा, माइनिंग भी एग्री प्राइमरी सेक्टर में आएगी, ये भी करेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर में आता है, ये भी करेगा, और इलेक्ट्रिसिटी पता होना चाहिए सेकेंडरी में आता है, तो इसीलिए जो एनएसओ डाटा निकालता है हमारा ना, वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी को सेकेंडरी सेक्टर में रखा हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग हमारा सभी करेक्ट होगा। तो एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है ना, ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, पहले ये समझ लीजिए, उसमें जो लार्जेस्ट शेयर है वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर का या मैन्युफैक्चरिंग का। मान लीजिए अराउंड 64 to 65% शेयर है या इंडस्ट्रियल सेक्टर, और होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर है वो 2011-12 है, ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आपको पता हो गया। तो सबसे ज़्यादा शेयर किसका है, तो मैन्युफैक्चरिंग का है होलसेल प्राइस इंडेक्स में। और प्राइमरी सेक्टर का क्या है, तो प्राइमरी सेक्टर का 22% है, ये भी पता याद करना। और फ्यूल एंड पावर का, जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का, इसका अराउंड 13 to 14% है। तो बस इतना अगर आप याद कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। बेस ईयर तो पता ही होना चाहिए होलसेल प्राइस इंडेक्स की 2011-12 है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब। तो यहाँ पर हमारे सारे सही थे। ओके, तो अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सैलरी जो डियरनेस अलाउंस होता है इज लिंक्ड विद व्हिच ऑफ द सीपीआई इन्फ्लेशन इंडेक्स। ओके, तो इट इज लिंक्ड विद द सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर। ये याद रखना, ये फैक्ट है, आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज सैलरी जो होती है इंडस्ट्रियल वर्कर ऑफ सीपीआई से पे डिपेंड होता है। फिर 29 देखते हैं। ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द करंट होलसेल प्राइस इंडेक्स सीरीज विथ बेस ईयर 2011-12। इसमें कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है ये कह रहा है कि द वेट ऑफ द कमोडिटीज इन होलसेल प्राइस इंडेक्स बास्केट आर फिक्स्ड टिल द रिवीजन चेंज इन द बेस ईयर। मतलब जो कह रहा है कि जब तक रिवीजन नहीं होता और चेंज नहीं होता तब तक इसमें जो वेटेड एवरेज है, वेटेड एवरेज मतलब क्या जानते हो, कि जिसकी ज़्यादा डिमांड है उसको ज़्यादा वेट देंगे इस मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स में। लाइक का मैंने जैसे बताया था वही, कि अगर चॉकलेट की डिमांड ज़्यादा है तो चॉकलेट को 2C दे दिए, फिर अगर बिस्कुट की डिमांड कम है तो इसको 1C ही दिए, समझ रहे हो। तो ये वेटेड एवरेज है, मतलब उसके डिमांड के अकॉर्डिंग कि उसको कंज्यूमर कितना ज़्यादा डिमांड करते हैं उसी के अकॉर्डिंग, तो उसी के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन भी चेंज होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये होलसेल प्राइस इंडेक्स या सीपीआई भी निकालते हैं। तो फर्स्ट तो करेक्ट हो गया इसमें। सेकेंड कह रहा है द वेट ऑफ कमोडिटीज इन होलसेल प्राइस बास्केट आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्लस नेट एक्सपोर्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्लस नेट एक्सपोर्ट। भाई एक्सपोर्ट का क्या करना, एक्सपोर्ट वगैरह नहीं गिनते हम, होलसेल लेबर पर गिना जाता है यहाँ पर, तो एक्सपोर्ट वगैरह का कोई इसमें मतलब। फिर कह रहे हैं द वेट ऑफ द कमोडिटीज इन होलसेल प्राइस बास्केट आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्लस नेट इंपोर्ट। इंपोर्ट गिनेंगे, क्यों गिनेंगे, क्योंकि कंज्यूमर उसको कंज्यूम करता है और उसका इफेक्ट, इन्फ्लेशन का इफेक्ट पड़ता है कंज्यूमर पर। तो यस, 3 वुड बी करेक्ट। फिर कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट हैव द हाईएस्ट वेट इन द डब्ल्यूपीआई। ये मैंने बता दिया कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट जो होता है वो हाईएस्ट वेट होता है डब्ल्यूपीआई इंडेक्स में। सो इट 4 इज आल्सो करेक्ट। ओके, सो यस, यहाँ पर मैंने बता दिया आपको कंज्यूमर पे, तो कंज्यूमर नहीं, ये होलसेल लेवल पर होता है, तो आप याद रखना कि होलसेल लेवल पे है, बट मैंने समझाने के लिए कंज्यूमर बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 इनकरेक्ट है हमारा और सब सही है, तो 1, 3 एंड 4। ओके, फिर 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इफ़ इकोनॉमिक ग्रोथ इन 2023 इज 8% और जो नॉमिनल ग्रोथ है जीडीपी
over the same period is 12%, so GDP डिफ्लेटर इन दिस पीरियड वुड बी। तो पहले आप ये याद रखना कि GDP डिफ्लेटर होता क्या, वही इतना इम्पोर्टेंट है इसमें। GDP डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP। तो इसमें जो भी डिफरेंस होगा उसी को GDP डिफ्लेटर कहते हैं, और वो इन्फ्लेशन को दिखाता है GDP में। तो इसका आंसर ये याद है, मोर देन 4% होगा। आप कैलकुलेट कर सकते हो इसी को रख के। मैं यहाँ पर आपको सीसेट तो नहीं बता रहा, सीसेट तो हार्ड भी हो रहा है, तो कैलकुलेट करिए। फिर 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू इनकम इलास्टिसिटी डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी जो डिमांड होता है पहले वो समझ लेते हैं। इलास्टिसिटी, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। तो इनकम इलास्टिसिटी डिमांड क्या होता है कि अगर आपके इनकम में मान लो 6% का इंक्रीमेंट हो गया, तो कौन सा गुड्स है जो आप ज़्यादा खरीदोगे, कौन से गुड्स की जो कंज्यूमर है वो कौन सा गुड्स, और कितना आपका डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो जाता है, और या कितना उससे आपके इनकम के इंक्रीज होने पर आपकी जो शॉपिंग है वो कितना इंक्रीज हो जाती है, या डिमांड ऑफ गुड्स कितना इंक्रीज हो जाता है। तो मतलब कितना, जैसे 6% आपकी इनकम इंक्रीज हुई बट डिमांड ऑफ गुड्स उस अकॉर्डिंग मान लीजिए 12% इंक्रीज हो गई। तो यही इनकम इलास्टिसिटी है कि अगर जनरल लेवल पर एम्प्लॉयमेंट इनकम इंक्रीज होगा तो डिमांड ऑफ गुड्स इतना इंक्रीज होगा, और इसी को इनकम इलास्टिसिटी डिमांड कहते हैं। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे अभी, और नहीं तो अब ऑप्शन देखते हैं। इट मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर अ पार्टिकुलर गुड। मैंने बताया ना कि कोई गुड्स की आप डिमांड कितना इंक्रीज हो जाएगी। पर्टिकुलर गुड्स चेंज इन कंज्यूमर इनकम, अगर कंज्यूमर के इनकम में चेंज हो गया तो डिमांड ऑफ पर्टिकुलर गुड में कितना चेंज होगा। यस, इट इज करेक्ट। ओके, फिर ये कह रहा है कि यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट इट इज पॉसिबल टू टेल इफ अ पार्टिकुलर गुड इज रिप्रेजेंट अ नेसेसरी और लग्जरी। यस, आप कैसे इसको बता देंगे, जैसे मान लीजिए कोई लेबर क्लास है, ओके, अगर लेबर क्लास के इनकम इंक्रीज होगी तो क्या इंक्रीज होगा, आटा चावल, क्योंकि उसको यही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसको और अच्छे से ज़्यादा वो खाना खाएगा और अपने परिवार को खिला पाएगा। तो लेबर क्लास की इनकम अगर इंक्रीज होगी तो जो नॉर्मल गुड्स हैं, जो नेसेसरी गुड्स हैं, वो उनकी डिमांड इंक्रीज होगी। बट अगर मान लीजिए कोई डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, उसका इनकम इंक्रीज होगा इंडस्ट्रियल का, तो वो कार के पीछे जाएगा, लग्जरी गुड्स के पीछे जाएगा। तो इससे हम बता सकते हैं कि कौन से सेक्शन की इनकम इंक्रीज हुई है। तो इसमें बोथ आर करेक्ट। 32 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मेजर ऑफ डिग्री ऑफ ओपननेस ऑफ एन इकॉनमी। मतलब कोई इकॉनमी कितनी ओपन है हम कैसे मेजर करेंगे। तो इसको आप याद रखना कि कोई भी इकॉनमी कितनी ओपन होती है उसको हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट लेवल पर देखते हैं कि कितना एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है गुड्स का एंड सर्विसेज का एज अ परसेंटेज ऑफ GDP। तो डी आर करेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी इकॉनमी के ओपननेस को देखते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया। ये कह रहा है एक्सपोर्ट्स, जो एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विस होते हैं एज अ परसेंट ऑफ GDP हैज स्टीडली डिक्रीज। भाई ऐसा मतलब कि जो हम गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हैं 5-6 साल में, लास्ट डिकेड मतलब 10 ईयर का अराउंड में स्टेडली डिक्रीज हुआ है, भाई इंक्रीज भी हुआ है। इनकरेक्ट। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस एज अ परसेंटेज ऑफ GDP हैज स्टेडली इंक्रीज, मतलब लगातार इंक्रीज ही होता है भाई। जो हमारे कोरोना कॉल आया था वहाँ पर इंपोर्ट डिक्रीज हो गया था, तो ये भी इनकरेक्ट, क्योंकि कोरोना के टाइम पे इंपोर्ट डिक्रीज हुआ था। फिर कह रहे हैं ट्रेड एज अ परसेंट ऑफ GDP हैज स्टेडली डिक्रीज इन लास्ट डिकेड। कह रहे हैं ट्रेड, वही सेम थिंग बता रहे हैं और स्टेडली बता रहे हैं, इनकरेक्ट। फिर कह रहे हैं सर्विस ट्रेड बैलेंस हैज अ कंसिस्टेंटली बीन पॉजिटिव इन द लास्ट 10 ईयर। ये सही है भाई, हम सर्विस सेक्टर में
लास्ट 10 ईयर से पॉजिटिव ही चल रहे हैं। हमारा जो गुड्स वाला सेक्टर है, हम उसमें तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है यूजुअली, अगर एनसीईआरटी के फॉर्मूले के जाए डिफिनीशन पे, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ओनली गुड्स को इंक्लूड करता है, सर्विस नहीं। तो अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें या गुड्स की बात करें, उसमें हमारा माइनस होता है, बट अगर सर्विस की बात करें तो हम हमेशा प्लस रहते हैं। 10 साल से तो यही है। तो इसमें 4 ही करेक्ट होगा, बाकी सब इनकरेक्ट होंगे। तो सी। फिर देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है जीडीपी का। तो ये कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटी है द हाईएस्ट शेयर इन द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। 2023 प्रीलिम्स याद कीजिए, वहाँ उन्होंने पूछा था कि गोल्ड सबसे ज़्यादा कहाँ से इंपोर्ट किया जाता है, तो आंसर था उसका स्विट्ज़रलैंड। ओके, इंडिया में गोल्ड सबसे ज़्यादा, इंडिया वाल में गोल्ड सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, स्विट्ज़रलैंड से। तो यहाँ पर यही मतलब पूछा है कि 2023-24 फाइनेंशियल ईयर जो है, इसमें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन से सेक्टर से हुआ है, तो कौन सा प्रोडक्ट है, तो वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, सबको पता है। राइस इंक्लूडिंग द बासमती राइस, नॉन बासमती राइस एग्रीकल्चर सेक्टर में लार्जेस्ट एक्सपोर्ट करता है। ओके, फिर मरीन प्रोडक्ट भी है, इसका शेयर मतलब अच्छा खासा है, बट ये 5 और 6 नंबर पे आता है। गोल्ड एंड मेटल 3rd नंबर पे आता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट हाईएस्ट शेयर है एक्सपोर्ट में। सो इसी के साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत एफर्ट लगा है। ये इतनी बार पॉज करो, इतना ज़्यादा मतलब वॉइस आ रही थी, और फैन भी नहीं चला सकते गर्मी में। तो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू।